हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है साइंस ट्रेन पे, जिसका लोको पायलट मैं हूं। और हम अभी बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इंटरेक्शन मटेरियल वर्ल्ड के साथ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इंटरेक्शन मटेरियल वर्ल्ड के साथ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, और मटेरियल वर्ल्ड मतलब वो पार्टिकल्स का बना हुआ है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है। तो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पार्टिकल्स से इंटरेक्शन हम लोग देखने जा रहे हैं, और इसी में कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो है रिलेटेड, कई बार कंफ्यूजिंग हो जाते हैं आप लोगों के लिए, तो मैं कोशिश करूंगा कि वो क्लियर करूं, क्योंकि इसमें कई थोड़े थोड़े इफेक्ट का अलग अलग नाम है। तो सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक बातें ये हो जाए कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है। दोनों फील्ड कंटिन्यूअसली एसएचएम कर रहा है, मतलब ऑसिलेशन कर रहा है। चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दोनों जो गठबंधन है उनका, ये इस तरह से हो जाता है कि एक्स और वाई का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा उस तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रहा होगा, मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ई क्रॉस बी में होगा। अच्छा, तो अब आइए इलेक्ट्रिक फील्ड को आप पकड़ लीजिए थोड़ी देर के लिए। जाहिर सी बात है फिर मैग्नेटिक भी उसका साथ दे रहा होगा, वो एक अलग बात है। अब आप अपने बेसिक नॉलेज से जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है, ठीक है वो ऑसिलेटिंग है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है और वो मटेरियल से जब के पास आएगा, तो मटेरियल में क्या है, तो न्यूक्लियस है बीच में पॉजिटिवली चार्ज, और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगा रहे हैं। कई सारे इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, हाइड्रोजन है तो एक ही है, व्हाटएवर। तो जब ये इनके पास पहुंचेगा तो ये जो चार्ज है, ये जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, जिसको कि आप ऑर्बिट नाम दे रहे हैं, इस ऑर्बिट के चार्ज पे क्या ये फोर्स लगाएगा? हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पे ही तो फोर्स लगाता है, तो वो फोर्स लगाएगा। मतलब इसके क्लाउड पे जब ये पॉजिटिव की तरफ होगा तो पॉजिटिव फोर्स, नेगेटिव की तरफ होगा तो नेगेटिव फोर्स। मतलब ये अपने साथ इस क्लाउड को ऑसिलेट करना चाहेगा। तो जैसे ही इसके पास आया, इनके क्लाउड को झकझोर दिया, क्लाउड को झकझोर दिया, इसके वजह से ये जो वेव आ रहा था वो अब डिस्टर्ब होगा, डिस्टर्ब होगा। इन डिस्टरबेंसेस में किस तरह के डिस्टरबेंसेस होंगे, इस आधार पे अलग अलग इफेक्ट नाम दिया गया है। ठीक है, ये जो डिस्टरबेंस था, जब लाइट आके बात किया मटेरियल पार्टिकल से, तो ये जो डिस्टरबेंस था, इस डिस्टरबेंस का नाम है स्कैटरिंग। एकदम क्लियर रहिएगा, स्कैटरिंग। और स्कैटरिंग किस वजह से हुआ, तो कहिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वेव में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो जब मॉलिक्यूल या एटम से मुलाकात हुई तो उसके इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को उसने ऑसिलेट कर दिया, वाइब्रेट कर दिया, और उसकी वजह से लाइट का बिखरना हो गया। लाइट के बिखरने को यहां पे हम लोग स्कैटरिंग कहते हैं। डिस्पर्सल हो गया, डिस्पर्सल हो गया। ध्यान रखिएगा, मैं डिस्पर्सन नहीं कह रहा हूं, एक वो भी टर्म है, वो भी टर्म है, वो है लाइट का अपने कंस्टिट्यूएंट कलर में टूट जाना किसी मीडियम के द्वारा, डिस्पर्सन। यहां मैं बिखरने की बात कर रहा हूं, बिखर गया, तो इनको क्या कहेंगे? स्कैटरिंग कहेंगे। अब स्कैटरिंग में क्या क्या कुछ नाम अलग अलग आता है, वो हम लोग देखने जा रहे हैं। सबसे पहला रमन इफेक्ट। रमन इफेक्ट, रमन इफेक्ट में क्या है कि लाइट जब आया और जब मॉलिक्यूल से टकराया, तो मॉलिक्यूल जो अक्सर बने होते हैं मोर देन वन एटम के, यहां पे ध्यान रखिएगा, रमन इफेक्ट में मोर देन वन एटम वाला ही मॉलिक्यूल आप इमेजिन कीजिएगा। क्या कारण है वो पहले पूरा पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा, क्योंकि वाइब्रेशन की बात है। तो जो मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल ये वाटर का मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल को आप जनरली क्या समझते हैं, ये फिक्स्ड हुआ। नहीं, जब इस मॉलिक्यूल के पास जाएंगे तो इसका वाइब्रेशन हो रहा है, इस बॉन्ड पे भी वाइब्रेशन है, इस बॉन्ड पे भी वाइब्रेशन है, और ये जो बॉन्ड एंगल है इनका भी वाइब्रेशन है। तो ये जो वाइब्रेशनल मोड्स है, वाइब्रेशनल मोड्स हैं,
इसका इंटरैक्ट रमन इफेक्ट में जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इंटरैक्शन होगा इनसे, तो कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, वाइब्रेशनल एनर्जी। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी था इसका चेंज होना हो रहा है किसमें? वाइब्रेशनल एनर्जी में। ध्यान रखिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे के सारे एनर्जी चेंज हो गया, सम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी चेंज हो गया वाइब्रेशनल एनर्जी में, वाइब्रेशनल एनर्जी में चेंज हो गया। तो क्या होगा उससे कि जो फोटोन आया था जिसका एनर्जी था hc/λ, ठीक है, तो एनर्जी हो गया कम, यहां पे चला गया वाइब्रेशनल में, तो लेमडा हो जाएगा ज्यादा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दिखाई दे रहा होगा, लेमडा हो जाएगा ज्यादा। तो ये जो इफेक्ट है कि लाइट में से कुछ एनर्जी चेंज हो गया, वाइब्रेशनल एनर्जी में चला गया, इस इफेक्ट को कहते हैं रमन इफेक्ट। इसकी वजह से क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल है उसका स्ट्रक्चर पता बताने में हमारी मदद हो जाएगी रमन इफेक्ट से, ठीक। तो ये केमिस्ट्री में अच्छा खासा यूज होता है रमन इफेक्ट से। देखते हैं कि कैसे कैसे वेवलेंथ का शिफ्ट हुआ, तो हम बता देंगे कि जहां से पास कराया गया है वहां कौन सा मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है, ठीक। एक तो ये बात। अगला ये कि क्या ये खुली आंखों से आपको पता चलेगा? क्या आप लाइट मारे रमन इफेक्ट हुआ है? नहीं, क्योंकि लाखों फोटोन्स में से कुछ फोटोन्स ही इस तरह से टकराते हैं मॉलिक्यूल से, रमन इफेक्ट वाली बात कर रहे हैं। तो बाकी मॉलिक्यूल्स आप कहेंगे क्या सर वो टकराते ही नहीं है? टकराते हैं, बाकी मॉलिक्यूल्स भी टकराते हैं। वो क्या कर रहे होंगे वो थोड़ी देर बाद देखेंगे, उसका कुछ और नाम होगा, यहाँ कुछ। तो इसलिए लाखों फोटोन्स आ रहे हैं, उसमें से किसी ने रमन इफेक्ट दिखाया, तो बाकी तो है ना जो आपकी आंखों को आया, तो आपको फर्क का पता नहीं चलेगा, लेकिन लेबोरेटरी में पता लगाया जा सकता है। ये बात एक तो ये। दूसरा ये बताइए कि ये इलास्टिक कॉलिजन होगा कि इनइलास्टिक कॉलिजन? तो ध्यान रखिएगा, कॉलिजन में अगर इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है, इनिशियल एनर्जी नहीं, काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, अगर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है इनिशियल और फाइनल का, तो वो इलास्टिक है। और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है, मतलब एनर्जी कन्वर्ट हो गया है किसी और फॉर्म में, ठीक, तो वो इनइलास्टिक है। तो जरा देखिए, तो यहां पे जो एनर्जी आया फोटोन के लिए, जो टोटल एनर्जी आया, कुछ एनर्जी कन्वर्ट हो गया किसी दूसरे फॉर्म में। जब एनर्जी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो ऐसे को इनइलास्टिक कहेंगे। और कन्वर्ट नहीं हुआ है, काइनेटिक था तो काइनेटिक में रह गया, ठीक है। यहाँ फोटोन है, यहाँ पे काइनेटिक पोटेंशियल बोलने से परहेज करेंगे। जो भी हो, एनर्जी जो है अगर वो अपना मेंटेन कर लिया तो वो इलास्टिक, और अगर किसी और फॉर्म में चेंज हो गया तो इनइलास्टिक। तो साफ साफ दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे कि ये इनइलास्टिक कोलिजन है, इनइलास्टिक कोलिजन है, इनइलास्टिक कोलिजन है। रमन इफेक्ट, एक बार स्लाइड को हम लोग पढ़ भी लिया जाए। द रमन इफेक्ट इज अ फंडामेंटल फेनोमेनन इन लाइट स्कैटरिंग डिस्कवर्ड बाय, आप इसको रमन इफेक्ट बोले या रमन स्कैटरिंग बोल दे, एक ही बात है। हम लोग सब जगह इफेक्ट पढ़ रहे होंगे अभी थोड़ी देर तक, लेकिन उसको आप स्कैटरिंग बोले तब, इफेक्ट बोले तब एक ही बात होगा। Discovered by Indian physicist C.V. Raman in 1928, this effect occurs when light interacts with molecules and undergoes a frequency shift। देख रहे हैं ना, वेवलेंथ शिफ्ट होगा तो फ्रीक्वेंसी शिफ्ट होगा, क्योंकि ऊपर में तो कांस्टेंट है, और आप जानते हैं कि वेलोसिटी बराबर फ्रीक्वेंसी इनटू लेमडा होता है। अगर लेमडा बड़ा हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी छोटा होगा। इसका मतलब अगर लेमडा में शिफ्ट हुआ है तो फ्रीक्वेंसी में भी शिफ्ट हुआ है दूसरे डायरेक्शन में। तो व्हाटएवर कोई आप एक लेके चलेंगे और उसी पे सारा आप अपना डिबेट को रखेंगे। प्रोवाइडिंग valuable insights into the molecular and vibrational properties of substances, Raman's discovery was
groundbreaking because it demonstrated that light could scatter in a way that provided information about the internal energy states of molecule. एक बार जब वाइब्रेशनल एनर्जी में चला गया मॉलिक्यूल के, तो वो उसका इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी है, स्टेट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ओपनिंग अप अ न्यू रियल्म ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन एंड एप्लीकेशन, जैसा कि हम लोगों ने बात किया इसके एप्लीकेशंस के बारे में। ठीक है, तो ये था एक वन ऑफ द स्कैटरिंग। और आगे देखते हैं हम लोग रिले स्कैटरिंग के बारे में। कोई और स्लाइड आगे होना चाहिए जो रिले स्कैटरिंग पे ही होगा, पहले उसकी बात करें। ये सब रिलेटेड चीजें हैं, रिलेटेड चीजें हैं। तो रिले स्कैटरिंग ये रहा, इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी वेव आया, मॉलिक्यूल से बात किया एग्जैक्टली उसी तरीके से कि कहेंगे आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का बात हुआ किससे, यहाँ पे मॉलिक्यूल से। ठीक, लेकिन 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 एक बड़ा फर्क होगा यहाँ पे। यहाँ पे ये क्या करता है रिलीज में इसको, तो हम लोग बात कर रहे हैं कि रिले स्कैटरिंग में क्या होगा। रिले स्कैटरिंग में क्या है कि इसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का इंटरेक्शन हुआ मॉलिक्यूल के साथ। एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड ने इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को डिस्टर्ब किया, उनको झकझोर दिया। ये ऑसिलेट कराना, वाइब्रेट कराना को झकझोर देना कहेंगे। बस फर्क ये हो गया कि रमन इफेक्ट में इसने कुछ एनर्जी उसको दे दिया, रमन इफेक्ट में एनर्जी दे दिया, रिले में कोई एनर्जी देता नहीं है। मतलब जो वेवलेंथ आया था आते हुए लाइट का होगा, जो आते हुए लाइट का होगा, ये बिखरे हुए लाइट का भी वही होगा, वही होगा। ठीक है, ये रिले स्कैटरिंग कहला रहा है। थोड़ी देर पहले हमने बात की कि लाखों में कुछ फोटोन ही वो काम कर रहे हैं रमन इफेक्ट वाला, तो बाकी क्या कर रहे हैं, तो ज्यादातर जो है वो यही कर रहे होते हैं, रिले स्कैटरिंग। तो ये एकदम सिंपल नजरिए से आप देखें तो बस ये कुछ नहीं है, लाइट आ रहा था, एक डायरेक्शन में जाना था, उसको बिखेर दिया रिले स्कैटरिंग सभी पॉसिबल डायरेक्शन में, सभी पॉसिबल डायरेक्शन में। अगर ये रेड कलर था तो ये रेड ही है, बिखर गया लेकिन चारों तरफ। तो आप अगर इधर से खड़े थे तो आपकी आंखों में जितना रेड आना चाहिए था लाइट, उतना नहीं आया। बीच में ये सब मॉलिक्यूल आके उसको बिखेर दिया, तो सामने वाला का रेडनेस कम हो गया। ठीक है, तो ये रिले स्कैटरिंग है। रिले स्कैटरिंग में जो है वेवलेंथ कांस्टेंट रहेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, एनर्जी का ट्रांसफर नहीं हुआ। ठीक है, तो ये इलास्टिक हुआ कि इनइलास्टिक, तो एनर्जी का किसी दूसरे रूप में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, तो ये इलास्टिक हुआ। ठीक है, जो वेवलेंथ था वही वेवलेंथ रह गया, झकझोर गया, एनर्जी का कुछ लेना देना का मामला नहीं हुआ, तो ये इलास्टिक कॉलिजन हो गया। ठीक, अगर एनर्जी का लेना देना होता तो वेवलेंथ चेंज हो जाता। तो एक तो ये इलास्टिक है, दूसरा ये, और वो इनइलास्टिक था रमन इफेक्ट, ये तो है कि ये इलास्टिक हो गया। ये जो बिखराव है, इसकी वजह से अभी हमने देखा कि लाइट रेड आया, बिखर गया, तो ये दूसरे लाइट के साथ भी हो सकता है। तो ये एक तो वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा कि कितना बिखराव हुआ, कितना स्कैटरिंग हुआ, और दूसरा मॉलिक्यूल के साइज पे। तो रिले स्कैटरिंग जो है वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होता है, मॉलिक्यूल्स स्मॉलर देन वेवलेंथ, इतने छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं तो वो ज्यादा रिले स्कैटरिंग करते हैं। और मॉलिक्यूल अगर कंपैरिजन में है तो वो रमन इफेक्ट और कुछ दूसरे भी इफेक्ट अभी आने आ रहे हैं, उसकी बात होगी। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे। एटमॉस्फेयर में ये जो धरती की बात अब हो रही है,
इसमें जो मॉलिक्यूल्स है वो वेवलेंथ ऑफ लाइट से छोटे हैं ज्यादातर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि स्कैटरिंग ठीक ठाक हो रहा है एटमॉस्फेयर में, लेकिन स्कैटरिंग जो हो रहा है वो फिर इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि कौन वाला वेवलेंथ है, किसी का ज्यादा किसी का कम होगा। तो आमतौर पे इन जनरल एक्सटेंट ऑफ स्कैटरिंग ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा के, ठीक है। वेवलेंथ बड़ा तो स्कैटरिंग कम। तो जरा बताएंगे विजिबल में किस तरफ का वेवलेंथ ज्यादा है, तो रेड वाले की तरफ का। किस तरफ का वेवलेंथ कम है, तो ब्लू वायलेट इंडिगो वाले रीजन का। तो उसमें जो स्पेशली जो ब्लू वाला रीजन है उसका कुछ ज्यादा ही स्कैटरिंग होता है। एक तो वेवलेंथ कम है और जो मॉलिक्यूल का साइज है वो दोनों मिलकर डिसाइड करता है। तो एटमॉस्फेयर में जो स्कैटरिंग है ब्लू का, ब्लू लाइट ये ज्यादा होता है। इसके वजह से आसमान का रंग ब्लू है। आप एटमॉस्फेयर के ऊपर चल जाएंगे तो फिर पूरा आसमान ब्लैक दिखेगा। ये स्कैटरिंग की वजह से है कि आपको ब्लू दिख रहा है, ठीक। एक तो ये होगा। दूसरा ये कि ये जो धरती है इसके चारों तरफ आप एटमॉस्फेयर ले लीजिए कुछ किलोमीटर तक। ये जो सन है, अब इसको एक आदमी इधर से देख रहा है यहाँ पे, तो ये ठीक अगर दिन में यहाँ पे है वो आदमी, तो ये जो लाइट आया उसको इसकी आंखों में चलने के लिए एटमॉस्फेयर में इतना चलना पड़ा। और वही शाम का टाइम है तो वो अब यहाँ के लिए पड़ेगा, ये कहेगा कि अब सूरज डूबने ही वाला है। तो अब जरा देखिए एटमॉस्फेयर में इतना चला, ज्यादा चला, पहले कम चला। तो सुबह और शाम दोनों के समय ऐसा होगा कि एटमॉस्फेयर में जो पाथ ऑफ लाइट है वो बढ़ जाएगा। पाथ ऑफ लाइट बढ़ जाने की वजह से जो स्कैटरिंग हो रहा था किनका ब्लू का और इसके आसपास वाले वेवलेंथ का, इनका और मौका मिल जाएगा ज्यादा से ज्यादा स्कैटर करने का। तो इसकी आंखों में जो बचा हुआ रहेगा वही पहुंचेगा। मतलब किधर वाला पहुंचेगा, तो रेड की तरफ वाला पहुंचेगा। इसलिए सुबह में भी और शाम में भी सूरज रेड कलर का दिखने लगेगा, ठीक। एक तो ये बात है। और मैंने जो कहा कि बचा हुआ ही पहुंचेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटेंसिटी बहुत कम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम खुली आंखों से आराम से सूरज पे ताकेंगे, देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। सुबह में और शाम में इंटेंसिटी भी कम हो गया ना। और वही दोपहर में देखना खतरनाक हो सकता है, देखने में तो मुश्किल आएगी ही, देखना भी नहीं चाहिए, वो खतरनाक हो सकता है। तो ये रेड कलर ऑफ सन ड्यूरिंग डॉन एंड डस्क, ये जो सनसेट और सनराइज वाला जो टाइम है उस टाइम में रिले स्कैटरिंग की वजह से ऐसा हो रहा है। स्काई का कलर ब्लू है, रिले स्कैटरिंग की वजह से हो रहा है। तो ये सब बातें थी जो रिले स्कैटरिंग का एक्सपेक्टेड है, आपसे ये बात करेंगे। इसमें बस इसने बिखेर दिया है, इसमें इसका एनर्जी ये नहीं लिया है। रमन इफेक्ट में बिखेरना तो किया ही था, उसका एनर्जी भी ले लिया था। तो हम लोग बात कर रहे थे अब तक, वो क्लियर ध्यान रखिएगा, ये वो स्कैटरिंग है जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया और इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को वाइब्रेट कराया। अगर इसने कुछ एनर्जी ले लिया इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में मॉलिक्यूल, तो रमन इफेक्ट, नहीं लिया तो रिले स्कैटरिंग या रिले इफेक्ट। तो ये देखिए, ये स्लाइड बड़ा अच्छे से दिखा रहा है इस चीज को जो अभी भी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि रिले में अगर ग्रीन कलर आया है तो बिखरने के बाद भी सब ग्रीन कलर ही है, मतलब लेमडा सेम है। यहां पे देखिए आया है ग्रीन कलर, बदल गया है किसी और कलर में, ठीक।
ये किसी और कलर में गौर से देखिए तो कोई भी कलर ग्रीन से ज्यादा एनर्जी का नहीं लिया जा सकता है, तो ग्रीन से कम एनर्जी का ही लेना है। ग्रीन से कम एनर्जी मतलब वेवलेंथ ज्यादा किसका, विबग्योर में ऑरेंज रेड का, तो ये इनको ऑरेंज रेड ही होना है। ठीक है, ये नहीं कि ग्रीन आया है और उसको, हाँ येलो भी हो सकता है, वो भी उधर है, येलो भी हो सकता है, तो देखिए ये तीनों कलर शायद यही दिया इसमें। ओके, लेकिन उधर वाला में नहीं, एनर्जी बढ़ाने वाला काम नहीं करना है, तो ये स्लाइड यही दिखा रहा था। ठीक है, अब आइए उसी से रिलेटेड टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट लाइए तो वो, हाँ टिंडल इफेक्ट। एक बार फिर से अभी अभी उसी पे रहिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का आया, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को झकझोर दिया, वहां से बिखरने का काम हुआ। ये टिंडल इफेक्ट जो है ये रिले इफेक्ट जैसा ही है, बस ये सॉल्यूशन के अंदर है, सॉल्यूशन के अंदर है। रिले जैसा ही मैंने कहा तो मतलब आप समझ गए कि इसमें ये नहीं होगा कि एक कलर का मारेंगे तो दूसरे कलर का लाइट निकलेगा, वो नहीं है, वो नहीं है। अगर वो होने लगा तो मतलब एनर्जी का लेना देना हो रहा है, मतलब इसमें जो होगा वही दिखने लगेगा, एनर्जी का लेना देना नहीं होगा। टिंडल इफेक्ट की जब बात आती है, ये केमिस्ट्री में थोड़ा ज्यादा आ जाता है बात, तो टिंडल इफेक्ट में की जब बात आएगी तो आप देखेंगे कि ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन, ट्रू सॉल्यूशन जैसे कि वाटर में थोड़े बहुत कुछ मिनरल्स मिले हुए हैं, वो ट्रू सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ट्रू सॉल्यूशन में टिंडल इफेक्ट नहीं दिखेगा, नो टिंडल इफेक्ट। कोलोइडल में खूब बढ़िया दिखेगा टिंडल इफेक्ट, सस्पेंशन में स्मॉल टिंडल इफेक्ट, टी इफेक्ट मैं लिख देता हूं, ये देख लीजिएगा व्हाइट पे येलो है थोड़ा, मैं बोल रहा हूं वो सुनिए। ठीक, तो मेनली किसको करा रहा है, कोलोइडल का। करा क्या रहा है, तो कुछ नहीं, इसमें स्कैटरिंग हो रहा है कोलोइडल पार्टिकल्स के साथ। तो जो लाइट का रे आ रहा था वो बाकी जगह नहीं दिख रहा था, इसके अंदर दिखने लगेगा क्योंकि वो स्कैटर कर दिया, तो आपको लाइट रे प्रॉपर दिखने लगेगा, टॉर्च मारेंगे तो यहां दिखने लगेगा अंदर। ठीक, ये जो स्कैटरिंग है इसको टिंडल इफेक्ट कहते हैं, और ये रिले स्कैटरिंग जैसा ही है। टिंडल इफेक्ट में आपसे पूछेगा, बस थोड़ा सा फर्क है रिले से, वो क्या कि रिले क्राइटेरिया के लिए जो वेवलेंथ है वो काफी बड़ा होगा मॉलिक्यूल के साइज का, मतलब 10 गुना, काफी मतलब 10 गुना 5 गुना इस तरह की बातें। लेकिन टिंडल इफेक्ट में जो वेवलेंथ है वो ऑलमोस्ट कॉम्पेरेबल होगा किसके, कोलोइडल पार्टिकल के। तो यहां पे एक और बात बताते चले यहां कि ट्रू सॉल्यूशन में जो साइज होता है सॉल्यूट का जो साइज होगा ट्रू सॉल्यूशन में, वो थोड़ा याद रखेंगे तो केमिस्ट्री वगैरह सब जगह मदद मिलेगी। वो ये कि आपको याद रखना है 10 टू द पावर 5 और 10 टू द पावर -5 और 10 टू द पावर -7। मैं कलर चेंज कर लेता हूं, ये 10 टू द पावर -5। तो ध्यान दीजिएगा, सस्पेंशन तब कहेंगे जब 10 टू द -5 सेंटीमीटर से बड़ा है। ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन तब कहेंगे जब सॉल्यूट का साइज 10 टू द -7 से कम है। तो इन दोनों से के बीच में जो है 10 टू द -7 टू 10 टू द पावर -5 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में है, ये जो है कोलोइडल कहलाता है, ये बीच का है, और यही सबसे ज्यादा टिंडल इफेक्ट दिखाता है। और यहां पे जो साइज
साइज ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो कॉम्पेरेबल है वेवलेंथ के। इतना काफी है टिंडल इफेक्ट के लिए। तो हम लोगों ने देखा रमन इफेक्ट, रेले स्कैटरिंग और टिंडल स्कैटरिंग यानी टिंडल इफेक्ट। तो ये सब था वेव का कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटरैक्शन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड से। ये तीनों इफेक्ट में कुछ कुछ डिफरेंसेस की वजह से अलग अलग नाम आए। ठीक है, रिले जो है वो जम के हो रहा है, मॉलिक्यूल्स कर रहा है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है और वो एटमॉस्फेयर में अच्छा खासा होता है और जिसका इफेक्ट हम लोगों पे है, लिविंग वर्ल्ड पे है। रमन जो है वो कुछ ही फोटॉन्स कर पाते हैं और वो इनएलास्टिक है, एनर्जी का ट्रांसफर होगा। टिंडल जो है वो सिमिलर वेवलेंथ वाले वेवलेंथ और मॉलिक्यूल का साइज सिमिलर वाले लोगों के बीच इंटरेक्शन है जो कोलोइडल सॉल्यूशन में जम के देखा जाता है। आपसे पूछा जाएगा क्या, तो इसमें जो लाइट का पाथ है वो दिखने लगता है कि लाइट उसके अंदर से चल रहा है। ठीक है, इनफैक्ट ये जो अगर खिड़की से धूप आ रही है तो धूप आपको नहीं दिखाई देगा। ठीक, धूप किसी सामान पे पड़ेगा तो सामान दिखाई देगा, वहां टकरा के आपकी आंखों में आए तो। लेकिन अगर आप धूल झाड़ दिए तो धूल वहां उड़ने लगेगा और उसमें वो लाइट दिखाई देता, उसका रास्ता दिखाई देने लगेगा प्रॉपर। ठीक है, वो भी टिंडल इफेक्ट है। जब इस तरह से रास्ता दिखने लगा, टिंडल इफेक्ट है। चलिए, तो खुली आंखों से टिंडल इफेक्ट दिखेगा, खुली आंखों से रिले स्कैटरिंग दिखेगा, खुली आंखों से रमन इफेक्ट नहीं दिखेगा। अब आते हैं कॉम्पटन इफेक्ट पे। जो एक बेसिक बात आपसे थोड़ी सी कर ले वो ये कि जब आप बहुत छोटे लेवल पे बात करने लगते हैं, छोटे साइज की बात करने लगते हैं, तो पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों की बात आने लगती है। किसी के पास पार्टिकल नेचर ज़्यादा है, किसी के पास पार्टिकल नेचर कम है, तो वेव नेचर ज़्यादा है। ठीक, दिए हुए सिचुएशन में एक ही चीज़ का वेव नेचर जो डोमिनेट कर रहा था, कहीं पे पार्टिकल नेचर डोमिनेट करने लगेगा और दिए हुए सिचुएशन में फिर पार्टिकल का वेव नेचर डोमिनेट करने लगेगा। तो ये नेचर डिपेंड करेगा उसके खुद के अपने शेप और साइज और उसके मास पे और किस इन्वायरमेंट में उसको रखा गया है। तो ये जब वेव नेचर शो करेगा, कोई भी चाहे वो पार्टिकल हो तब वेव नेचर शो कर रहा है, और जो वेव है वो तो खैर वेव है ही, तो उन सब का जो वेवलेंथ होगा वो h/p आएगा। ठीक है, फेमस इक्वेशन डी ब्रॉय का। मतलब एच तो प्लैंक्स कांस्टेंट है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मोमेंटम वेवलेंथ के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक, तो ये जो कॉम्पटन इफेक्ट है ये शो किया जाता है बहुत कम वेवलेंथ के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के। कौन है वो? एक्सरेज और गामा, उससे भी कम वेवलेंथ, मतलब एनर्जी ज्यादा, वेवलेंथ कम एनर्जी ज्यादा। तो एक्सरे मेनली शो करता है कॉम्पटन इफेक्ट, लेकिन गामा भी करता है। ध्यान रखिएगा। गामा आमतौर पे मटेरियल से बात करता नहीं है, वो इतना हाई एनर्जी, इतना छोटा वेवलेंथ है कि मटेरियल को पार कर जाता है, बात ही नहीं करता है। ठीक, गामा न्यूक्लियस से निकलता है, ठीक है, और उस तरह के साइज वाले कंसंट्रेशन में कहीं पे होंगे न्यूक्लियस वगैरह के। प्लाज्मा स्टेट वाली बात, अभी आप परेशान नहीं होंगे कि ये प्लाज्मा कहाँ से आ गया। कुल मिला के ये कि उस तरह के हाई डेंसिटी वाले चीजें होंगी तो वो गामा, इनका इंटरेक्शन बढ़ जाएगा। एनीवेज, गामा आमतौर पे एटम से बात नहीं करता है, आमतौर पे ध्यान रखिएगा। ठीक, बहुत हाई डेंसिटी किया जाए या गामा का इंटेंसिटी बढ़ा दिया जाए, इतना दूर कर दिया जाएगा गामा फोटॉन्स का, तब इंटरेक्शन होगा। एनीवेज, ये जो इंटरेक्शन है उसकी बात से पहले जो मैं बता रहा था आपको कि मोमेंटम जो नाम आता है, मोमेंटम वेव के साथ भी एसोसिएटेड है, पार्टिकल के भी साथ एसोसिएटेड है। लेकिन जैसे ही नाम आता है तो आपके ध्यान में यही रहता है कि कोई m मास का बॉडी है, v से चल रहा है, तो m भी मोमेंटम है। तो इसमें कुछ गलत नहीं है। मोमेंटम बढ़ाना पार्टिकल नेचर बढ़ाने की तरफ बढ़ने लगता है।
ठीक है, तो कौन सा है जिसका मोमेंटम ज्यादा होगा, तो जिसका वेवलेंथ कम होगा। तो ये लोग जो है ना, जब इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करते हैं, उतना छोटा से इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करते हैं, तो एक अलग ही तरह का इंटरेक्शन शो करते हैं। वो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड गया उनको झकझोर दिया, वो वाला नहीं, ये जाके कोलिजन कर रहे हैं सीधा, और इस तरह से बिहेव करते हैं जैसे कि ये पार्टिकल है। तो कॉम्पटन इफेक्ट जो है ये वेव नेचर नहीं शो करता है, पार्टिकल नेचर शो करता है। ठीक, जैसे ही ये बात आई तो ध्यान रखिएगा, पार्टिकल नेचर शो करने के लिए जो इफेक्ट्स है उसमें से दो इफेक्ट आपको बोल देना है ये हमेशा, एक तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और दूसरा कॉम्पटन इफेक्ट। ये दो इफेक्ट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पार्टिकल नेचर शो करता है। तो अब आइए, ये कोलाइड कर रहा है इस तरह से जैसे ये खुद एक सामान है, एक पार्टिकल है, जाके मार के कुछ एनर्जी उसको दे दिया या नहीं दिया वो बात की बात है, थोड़ी देर में उस पे आते हैं। ये टक्कर हो रही है और उसके वजह से इधर भागा और बचा हुआ उधर आया। कौन भागा इधर? जिससे टकराया, मार दिया टक्कर, ये भागा इधर। ठीक, तो एनर्जी का ट्रांसफर हो गया, यहां से भाग गया ये आगे, तो कुछ एनर्जी इसको दिया तो यहां पे वेवलेंथ कम हो जाएगा। तो ये जो पार्टिकल नेचर शो कर रहा है, ये पार्टिकल नेचर बता रहा है, पार्टिकल नेचर बता रहा है। उस तरह से टक्कर हो रही है, कॉम्पटन इफेक्ट में एक दो नाम और आएगा। कॉम्पटन वेवलेंथ, कहते हैं कि अगर कोई पार्टिकल जिसका रेस्ट मास कुछ है उसको पूरा के पूरा एनर्जी में बदल दिया जाता, तो जो वो एनर्जी मतलब फोटोन में बदल जाता, उसका वेवलेंथ क्या होता, वही है कॉम्पटन वेवलेंथ। तो अगर मास m है तो c² उसका एनर्जी हुआ, अगर ये फोटोन में बदल गया तो sc/λ उसका एनर्जी हो गया। ये जो लेमडा है यही क्या है? कॉम्पटन वेवलेंथ। तो जल्दी से c से c को काटिए, लेमडा को इधर लाइए, उधर h बच गया और बाई mc। ये क्या है? ये कॉम्पटन वेवलेंथ है, कॉम्पटन वेवलेंथ। ये जो लेमडा आया था, लेमडा डैश भागा, तो ये लेमडा डैश बड़ा होगा कि छोटा? एनर्जी दिया तो इसका एनर्जी कम तो वेवलेंथ ज्यादा। तो आप जानना चाहेंगे कि वेवलेंथ का डिफरेंस क्या है। ठीक है, वेवलेंथ का डिफरेंस जो होता है लेमडा डैश माइनस लेमडा, ये जो डेल्टा लेमडा आप अगर इसको बोल दिए, चेंज इन वेवलेंथ, तो ये वेवलेंथ में शिफ्ट हुआ है, तो इसको क्या नाम दे देते हैं? कॉम्पटन शिफ्ट। कॉम्पटन शिफ्ट नाम दे देते हैं इसको। तो ध्यान रखिएगा, दो टर्म और आ गया कॉम्पटन इफेक्ट के अंदर, कॉम्पटन शिफ्ट और कॉम्पटन वेवलेंथ। कॉम्पटन वेवलेंथ तो सीधे एनर्जी बराबर कीजिए mc² को sc/λ से। ये कॉम्पटन शिफ्ट है। कॉम्पटन शिफ्ट इज गिवन बाय h/mc 1 माइनस cos थीटा। ये कॉम्पटन शिफ्ट कहलाता है। मैंने ब्लैक पे रेड यूज कर लिया है, देख लीजिएगा, थोड़ा सा परेशानी हो सकती है देखने में, काम चल जाएगा, इतना दिख रहा है। ठीक, थीटा क्या है देख रहे हैं ना, ओरिजिनल जो पाथ था उससे कितना डिग्री डिफ्लेक्ट हुआ है, कितना डिग्री डेविएट हुआ है, वही थीटा है। तो कॉम्पटन शिफ्ट की बात हुई। देखिए कुछ और स्लाइड है तो उसकी बात हो। हाँ, इसको कंप्लीट करें
क्या ये भी खुली आंखों से दिखेगी? नहीं, ये तो माइक्रोस्कोपिक घटना है, ये आपकी खुली आंखों से नहीं दिखेगी। दूसरी बात ये कि बात हो रही थी इसको इलास्टिक बोले कि इन इलास्टिक। तो आमतौर पर जब आपको समझाया जा रहा है तो उसमें बोला जा रहा है कि एनर्जी का ट्रांसफर हो गया, तो ये इन इलास्टिक हुआ, तो आप बोल देंगे चलेगा चलेगा। लेकिन इसमें एक शर्त है कि जो इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में था उससे ये टकरा के चला गया कहीं, ठीक है, तो अगर वो इलेक्ट्रॉन इसके एनर्जी को अपने पास नहीं रखा, उसके इंटरनल एनर्जी में नहीं गया, तो कई बार इसको कह देंगे कि ये इलास्टिक कॉलिजन है। और अगर उसको एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में चला गया तो ये इनइलास्टिक है, इनइलास्टिक है। तो इन जनरल आप इनइलास्टिक ही कहेंगे, एनर्जी का लेना देना हो रहा है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन वहीं रह गया और उसके इंटरनल एनर्जी में कोई फर्क नहीं आया तो वो इलास्टिक कॉलिजन भी हो सकता है। इतने डीप जाने की जरूरत नहीं है, बस आप कॉम्पटन में ये 2-3 बातें ध्यान रखें और उसको जोड़े, कैसे मोमेंटम बढ़ाना, मतलब पार्टिकल नेचर बढ़ाना, इन सब की बातें करें, वो काफी है। कोई और स्लाइड तो नहीं रह गया ना? लास्ट में 1-2 बातें और, वो ये कि लाइट जो है अगर किसी बल्क में किसी मटेरियल से टकराया, इन सब में मॉलिक्यूल से बातें हो रही थी, और कॉम्पटन इफेक्ट में तो मॉलिक्यूल के अंदर के इलेक्ट्रॉन से बातें हो रही थी। लेकिन कोई बल्क में मटेरियल है, मान लीजिए कि मेटल का प्लेट है, उससे लाइट आके टकराया, ठीक है, तो वहां पे लाइट के फोटॉन्स का कॉलिजन होगा उसके इलेक्ट्रॉन से, ठीक। और एक बार फिर से ये पार्टिकल नेचर है, पार्टिकल नेचर है, और अगर उसको सफिशिएंट एनर्जी मिला तो वो प्लेट से निकल के बाहर आ सकता है। इस इफेक्ट को कह देते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और वीडियो खत्म करने से पहले एक बात और, लाइट का मटेरियल वर्ल्ड से लगातार बातें हो रही होती है, लगातार इंटरेक्शन हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, लाइट मेरे शरीर पे पड़ रहा है अभी चारों तरफ से, और उसमें से कई एब्जॉर्ब हो जा रहे हैं फोटोन्स, और कई आपके पास लौट के चला जा रहा है, लौट के चला जा रहा है कैमरे में। तो इसी वजह से तो हम आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर सारा के सारा आता और लौट के चला जाता तो मैं बस एक वाइट कोई दिखता, बॉडी, नाक नक्शा कुछ भी पता नहीं चलता, इतना वो ब्राइट होता जब सारा ही सारा चला जाता तो। और सारे के सारे एब्जॉर्ब कर लेते तो इतना डार्क होते कि फिर नाक नक्शा कुछ पता नहीं चलता कि वहां पे कुछ है भी। तो लगातार इंटरेक्शन चल रहा होता है। तो ये जो इंटरेक्शन है, इसमें एक बात और ध्यान रखिएगा तो बहुत मजा आएगा, कि जो नंबर ऑफ फोटोन्स पड़े जब इनका इंटरेक्शन हुआ बल्क में मटेरियल से, तो एनर्जी और मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा, ठीक है। एनर्जी का एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर हो सकता है, वो एक अलग बात है। टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगा, टोटल मोमेंटम कंजर्व रहेगा, ठीक। यहां पे ध्यान दीजिएगा, मैंने सिर्फ काइनेटिक एनर्जी सब की बातें नहीं की। टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगा और टोटल मोमेंटम कंजर्व रहेगा, लेकिन नंबर ऑफ फोटोन्स कंजर्व नहीं होगा। आया था उसमें से कुछ मेरे बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिया, अब ये मत कहिए कि वो मेरे बॉडी के अंदर है, वो गायब हो गया, वो गायब हो गया, उसका वजूद ही समाप्त हो गया, उसका अस्तित्व ही समाप्त हो गया, ठीक है। तो नंबर ऑफ फोटोन्स ये कंजर्व नहीं होते हैं। तो आप कहेंगे कि सर उसका एनर्जी गया कहाँ? तो उसका एनर्जी बॉडी, कोई भी बॉडी, ये हो वो हो, सबने जितने एब्जॉर्ब किया वो उसके हीट एनर्जी में, उसके इंटरनल एनर्जी में चला गया। नंबर ऑफ फोटोन्स गायब जो हुआ है वो किसी और एनर्जी में बदल गया है, इसलिए फोटोन की संख्या कंजर्व नहीं रहेगी। तो इसी के साथ आज रुकना चाहेंगे। हम लोगों ने काफी बातें की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और पार्टिकल के इंटरेक्शन का। अभी आपसे इजाजत चाहेंगे, रुकते हैं अभी। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।